हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में साइंस प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं। यह वीडियो बीपीएससी ट्री 4.0 के लिए अत्यंत आवश्यक है, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। देखिए, इसमें टोटल क्वेश्चन आपको 40 देखने को मिलेगा, जो कि 40 अंक का होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। फर्स्ट है कि कोशिकाओं के प्रकार के बारे में कौन सा कथन जो है गलत है। तो देखिए सी ऑप्शन। तो देखिए यूकैरियोटिक कोशिकाओं में झिल्ली से बंधे अंग अनुपस्थित होते हैं। कथन गलत। प्रोकैरियोटिक कोशिका में झिल्ली से बंधे अंग अनुपस्थित होते हैं। मोनेरा प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण है। यूकैरियोटिक कोशिका में झिल्ली से बंधे अंगक होते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में आरएनए और डीएनए दोनों होते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कोशिकाएं कहलाती हैं जिनमें केंद्रक तथा सुविकसित कोशिकांग का अभाव होता है। ठीक है। उसके बाद देखिए प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में 70 यानी 70S प्रकार के जो है राइबोसोम पाए जाते हैं। और बैक्टीरियोफेज पीपीएलओ जो है रिकेट्सिया तथा हरे नीले सवाल होते हैं। नेक्स्ट लेकिन न्यूक्लिक एसिड हैं, तो 112 का हो जाएगा सी ऑप्शन, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है। तो न्यूक्लिक एसिड जो है न्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला है, इस प्रकार उन्हें पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स कहा जाता है। और न्यूक्लिक अम्लों का प्रत्येक अणु हजारों इकाइयों या एकलकों का बना होता है, जिन्हें न्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं। डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स का बहुलक है। डीएनए की श्रृंखला हाइड्रोजन बंध से होती है। न्यूक्लियोटाइड के अणु में निम्नलिखित पादपों के गुण पाए जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है इनमें से कौन सी जो है स्थिति ऊष्माक्षेपी प्रतिक्रिया को दर्शाती है। तो देखिए बी ऑप्शन, उत्पाद की ऊर्जा सबस्ट्रेट की तुलना में अधिक है। तो उत्पाद की ऊर्जा सबस्ट्रेट की तुलना में अधिक है, इस स्थिति में ऊष्माक्षेपी प्रतिक्रिया को दर्शाती हैं। एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया एक रासायनिक अभिक्रिया होती है जो प्रकाश या ऊष्मा के माध्यम से ऊर्जा प्रदान करती है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में एंथैल्पी परिवर्तन का मान ऋणात्मक होता है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में अभिकारक उत्पाद बनाने के लिए आसपास से ऊष्मा ऊर्जा को अवशोषित करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें, देखिए नेक्स्ट है कि कोशिका की किस भाग में पानी जैसे पदार्थ घुले हुए निलंबित अणुओं वाले होते हैं। तो देखिए 114 का होगा ए ऑप्शन, प्रोटोप्लाज्म। तो कोशिकाओं का प्रोटोप्लाज्म पानी के समान एक तरल पदार्थ है, इसमें सभी अणु निलंबित होते हैं। साइटोप्लाज्म में कोशिका की झिल्ली के अंदर सभी कण होते हैं। साइटोसोल साइटोप्लाज्म का एक हिस्सा है, जिसमें कोशिका केंद्रक को छोड़कर सभी अंगक होते हैं। ठीक है। प्रोटोप्लाज्म शब्द जो है पुरकिंजे ने दिया था। फिर है कि वाष्पोत्सर्जन गुटेशन के कारण पौधे द्वारा नए पौधे वाले पानी की मात्रा है। तो 115 का होगा ये 98%। तो वाष्पोत्सर्जन और गुटेशन के कारण पौधे द्वारा नष्ट होने वाले पानी की मात्रा लगभग 98% है। ठीक है। गुटेशन शर्करा लवण और अमीनो अम्ल को खत्म करता है। वाष्पोत्सर्जन रंध्रों और वात रंध्रों से माध्यम में होता है। आर्द्रता गुटेशन की दर को बढ़ाती है। नेक्स्ट फिर है कि कवक किस प्रकार के जीव हैं। तो 116 का होगा ए सेप्रोफाइटस। ठीक है। तो कवक आमतौर पर सेप्रोफाइटस होते हैं जो मृत और सड़ने वाले पदार्थ पर निर्भर करते हैं। ठीक है। उसके बाद देखिए कि कवक जो है ये पर्णहरित संवहन उत्तक हरित एवं केंद्रक युक्त होते हैं। कवक में जनन प्रायः बीजाणुओं द्वारा होता है। ठीक है। कवक अपने परजीवी से भोजन जो है चूसकांग द्वारा ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट है कि कोशिकीय शोषण से क्या तात्पर्य है। तो 117 का होगा सी, ऊर्जा उत्सर्जन के लिए खाद्य पदार्थों का विघटन। ठीक है। तो कोशिकीय शोषण का तात्पर्य ऊर्जा उत्सर्जन के लिए खाद्य पदार्थों का विघटन होता है। ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर जो है नेक्स्ट है कि भोजन का शारीरिक मूल्य क्या है। तो ए ऑप्शन, 1 ग्राम भोजन के दहन ऊर्जा की आवश्यकता मात्रा। तो 1 ग्राम भोजन के ऊर्जा दहन की वास्तविक मात्रा भोजन का शारीरिक मूल्य है। ठीक है। वसा और कार्बोहाइड्रेट का शारीरिक मूल्य क्रमशः 9 किलो कैलोरी पर ग्राम और 4 किलो कैलोरी पर ग्राम है। कैलोरी की कमी एक ऐसी स्थिति में जिसमें एक दिन जलाई गई कैलोरी से कम कैलोरी का उपभोग हुए हैं। ठीक है।
अब देखिए 119 है कि हायोड हड्डी का आकार कैसा होता है, सी ऑप्शन यू आकार का। हायोड हड्डी एक यू आकार की हड्डी है जो मुख गुहा के आधार पर स्थित होती है। यह एकल हड्डी है और खोपड़ी की हड्डियों के साथ शामिल है। खोपड़ी में कुल 29 हड्डियां होती हैं। नेक्स्ट कहता भारतीय पुरुषों को प्रभावित करने वाला कैंसर सबसे आम रूप में निम्न में कौन है, तो 120 का होगा ए ऑप्शन, मुंह और गले का कैंसर। तो कैंसर का सबसे आम रूप जो भारतीय पुरुषों को प्रभावित करता है वह मुंह और गले का कैंसर है। दुनिया में मुंह और गले के कैंसर के 1/3 मामले भारत में हैं। भारत में सभी प्रकार के कैंसरों में से लगभग 30% मुंह या गला का कैंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 121 है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है क्लासिक डेंगू बुखार का लक्षण नहीं है, तो ए ऑप्शन रक्त वाहिकाएँ नाजुक हो जाती है। तो नाजुक रक्त वाहिकाएँ क्लासिक डेंगू बुखार का लक्षण नहीं है, बल्कि यह डेंगू रक्तस्रावी बुखार का लक्षण है। ठीक है, डेंगू जो है इमरेजिक बुखार के कारण होता है। बुखार के लक्षण है कि नाक और मसूड़ों से खून आना, ठीक है, शौच या उल्टी में खून आना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 122 फिर है कि आणविक सूत्र के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है, तो ए ऑप्शन वास्तविक पूर्णांकित अनुपात। आणविक सूत्र के संबंध में वास्तविक जो है पूर्णांकित अनुपात सही है, क्योंकि आणविक सूत्र एक यौगिक के अणु में मौजूद विभिन्न प्रकार के परमाणुओं की सटीक संख्या बताता है। सरलतम संभव जो है पूर्णांक मूलानुपाती सूत्र में होता है। ठीक है, यौगिक का अणु सूत्र बराबर होता है यौगिक का मूलानुपाती सूत्र गुने n, यानी यौगिक का अणु भार बराबर होता है n गुने यौगिक का मूलानुपाती सूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फिर है कि ईथर के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है, तो बी ऑप्शन। तो देखिए ईथर के बारे में सत्य नहीं है कि यह कार्बनिक विलायक नहीं होते हैं। ठीक है, तो देखिए ईथर डाईइथाइल ईथर पानी की तुलना में बहुत गैर ध्रुवीय होती है, इसलिए यह गैर ध्रुवीय पदार्थों को घोल देता है और अनिक यौगिकों को जो है अवक्षेपित कर देता है। ईथर का नाम जो ऑक्सीजन से जुड़े एल्कील समूहों में ईथर शब्द जोड़कर किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे मेथॉक्सी मेथेन का सूत्र है CH3OCH3, मेथॉक्सी एथेन का सूत्र है CH3OC2H5OH, एथॉक्सी एथेन का सूत्र है C2H9OC2H5। नेक्स्ट फिर है कि उच्च घनत्व पॉलीथीन के पिघलने या नरम होने के तापमान की सीमा क्या है, तो ए ऑप्शन 125 से 135। तो उच्च घनत्व पॉलीथीन के पिघलने या नरम होने के तापमान की सीमा जो है 125 से 135 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, अब देखिए कि उच्च घनत्व पॉलीथीन की विशेषता है कि इनका घनत्व 930 kg/मीटर क्यूब होता है। इसकी संरचना रैखिक है और इसमें बहुत कम जो है शाखाएँ होती हैं। ठीक है, एक बार जो पिघलने की स्थिति में उनके बाद इस पॉलीमर को आसानी से किसी को बाधित आकार में ढाला जा सकता है। ठीक है, यह पॉलीथीन फफूंदी और सड़ने के प्रति जो है। नेक्स्ट 125 देखिए बर्तन धोने वाले पदार्थ किसके उदाहरण है, 125 का एक गैर आयनिक डिटर्जेंट। तो बर्तन धोने वाले पदार्थ जो गैर आयनिक डिटर्जेंट हैं। ठीक है, गैर आयनिक डिटर्जेंट साबुन उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण होते हैं। 126 नंबर है कि किस कृत्रिम मिठास का उपयोग केवल शीतल पेय में किया जाता है, तो देखिए ए ऑप्शन एस्पार्टेम। तो एस्पार्टेम एस्पार्टेम एक कृत्रिम मीठा करने वाला एजेंट है जो उच्च तापमान पर जो है अस्थिर होता है। यह एस्पार्टिक एसिड और फेनेलेथलीन से बना यौगिक है। इसे गन्ने की चीनी से 100 गुना अधिक मीठा होता है। ठीक है, फलों में फ्रुक्टोज पाया जाता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो एंटी ऑक्सीडेंट नहीं है, तो सी ऑप्शन शेकेरिन एंटीऑक्सीडेंट नहीं है। ठीक है, तो सब्जियों और फलों में प्राकृतिक रूप में एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट फ्री रेडिकल्स को कम करने का काम करता है। BHA को बीटा हाइड्रोक्सी एसिड कहते हैं। कथा निम्नलिखित में किससे मनुष्यों का सीधे तौर पर इलाज नहीं किया जा सकता है, तो 128 का होगा ए ऑप्शन कीटाणुनाशक से मनुष्य को सीधे तौर पर इलाज नहीं किया जा सकता। कीटाणुनाशक शब्द का तात्पर्य उन रासायनिक पदार्थों के मिश्रण से है जिनका उपयोग कीटों को नियंत्रित करने और भगाने
नियंत्रित करने, भगाने, नष्ट करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट 129 है कि निम्नलिखित में से किस एंटी फर्टिलिटी दवा में जो है एस्ट्रोजन जो है डेरिवेटिव शामिल हैं? तो 129 का बी ऑप्शन हो, यानी नोवेस्ट्रोल। तो नोवेस्ट्रोल एंटी फर्टिलिटी दवा में जो है एस्ट्रोमन डेरिवेटिव शामिल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फिर अल्फा कण प्रकीर्णन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए डी ऑप्शन। तो देखिए अल्फा कण प्रकीर्णन प्रभाव के संबंध में सत्य कथन है। अल्फा कण अधिकतम सोने की पत्ती के माध्यम से शून्य विक्षेपण के साथ चलते हैं। एक छोटा सा अंश विक्षेपित होता है और 20,000 में से 180 डिग्री घूमता है। ठीक है, अब देखिए नाभिकीय धनावेशित एवं इसका आकार 10 के पावर -15 मीटर होता है। अल्फा कण प्रयोग के पश्चात परमाणु संरचना के संदर्भ में रदरफोर्ड का मॉडल जो उन्होंने दिया था कि परमाणु का समस्त द्रव्यमान एवं आवेश एक अल्प क्षेत्र में केंद्रित रहता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 131 कहता है ईका एल्युमिनियम है, तो बी ऑप्शन। गैलियम, तो ईका, ठीक है, ईका एल्युमिनियम गैलियम है। ठीक है, एक एल्युमिनियम जो है गैलियम है, एक एका बोरोन जो है स्केडियम है, एका सिलिकॉन जो है जर्मेनियम है, एका मैग्नीज ये टेक्नीशियम है, और ट्राई मैग्नीज जो है एरेनियम है, और डाई टेल्यूरियम ये पोलोनियम है। ठीक है, डाई सीजियम ये जो है फ्रेंसियम है, एका टैंटलक ये जो है प्रोक्टीनियम है। नेक्स्ट 132 नंबर है कि 64 ग्राम ऑक्सीजन में कितने मोल ऑक्सीजन मौजूद होते हैं? तो बी ऑप्शन क्या होगा? बी ऑप्शन 2 मोल। तो देखिए ऑक्सीजन O2 का अनुभार जो हो जाएगा O2, तो यहाँ पे हो जाएगा O2 यानी ऑक्सीजन का अनुभार 2 × 16 यानी 32 ग्राम। दिया गया भार है 64 ग्राम, तो मोल हो जाएगा दिया गया भार बट्टा में अनुभार यानी कितना? 2 मोल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कहा था कि जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो कांच पर किस प्रकार का आवेश विकसित होगा? 133 का फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक श्रृंखला के अनुसार कांच रेशम के ऊपर स्थित होता है, इसलिए यदि कांच को रेशम से रगड़ा जाए तो कांच पर धनात्मक आवेश और रेशम पर ऋणात्मक आवेश उत्पन्न होता है। तो कांच पर धनात्मक आवेश और रेशम पर ऋणात्मक आवेश उत्पन्न होता है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फिर है कि इनमें से कौन सी इलेक्ट्रॉनिक धारा की सही परिभाषा है? तो इसमें जो है इलेक्ट्रॉनिक धारा की सही परिभाषा जो है ये इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन, यानी धारा जो निम्न विभव से उच्च विभव की ओर प्रवाहित होती हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइटिक धारा को सही परिभाषित करता हुआ धारा जो निम्न क्षमता वाले बिंदु से उच्च क्षमता वाले बिंदु की ओर प्रवाहित होता है। इलेक्ट्रॉनिक धारा ऋणावेशित इलेक्ट्रॉनों की गति उत्पन्न करता है। ठीक है, अब देखिए कि विद्युत की चाल प्रकाश की चाल के बराबर होती है। नेक्स्ट फिर है कि गलत कथन कौन सा है? तो सी ऑप्शन चुंबकीय। तो देखिए चुंबकीय तीव्रता और चुंबकत्व की तीव्रता समान है, यह कथन गलत है। चुंबकीय तीव्रता एक वेक्टर मात्रा है। प्रेरित चुंबकीयकरण एक पर ऐसी प्रक्रिया है जो चुंबकीय सामग्री को चुंबकित कर देता है। ठीक है, तो कुल तीव्रता के समान चुंबकीय क्षेत्र का एक मॉडल हटा दिए जाने के बाद जो है मैग्नेटोमीटर से मापी जाती है। CGS पद्धति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक जो है गाउस है। ठीक है, इसे प्रायः ओस्टेड भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, कहता है क्या किसी माध्यम का दूसरे माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक इकाई से कम हो सकता है? तो एक सी ऑप्शन, हाँ ये संभव है। तो एक माध्यम का दूसरे माध्यम के संबंध में अपवर्तनांक इकाई से कम हो सकता है। नेक्स्ट फिर है कि सोडियम स्रोत से आने वाले प्रकाश को तरंग दैर्ध्य 589 nm है, जल में इसकी तरंग दैर्ध्य क्या होगी? तो बी ऑप्शन यानी 443 nm हो जाएगा। तो देखिए प्रकाश की तरंग दैर्ध्य जो है 589 nm है। जल का अपवर्तनांक होता है म्यू बराबर 1.33 m, ठीक है nm। तो यहाँ पे पानी में तरंग दैर्ध्य होगा यानी लेमडा बाई म्यू यानी 589 बट्टा में 1.33 यानी 443 nm। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए, कहता कौन सा तंत्र मोबाइल संचार प्रणाली में प्रसार को प्रभावित करता है? तो डी ऑप्शन। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा
कि एक से अधिक परावर्तन, विवर्तन और प्रकीर्णन 3 बुनियादी प्रसार तंत्र हैं जो मोबाइल संचार प्रणाली में प्रसार को प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 139 का होगा कि 89 मेगा जूल किसके रूप में भी व्यक्त किया जा सकता है। तो 1 मेगा जूल बराबर होता है 1 पे 22460 22460। ठीक है, तो 1 मेगा जूल तो अतः 89 मेगा जूल बराबर होगा 89 22426 जूल। ठीक है, तो यहाँ पे जो है बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और 1 मिलीमीटर बराबर होता है 10 के पावर -3 मीटर। ठीक है, 1 माइक्रोमीटर बराबर 10 के पावर -6 मीटर। ठीक है, 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10 के पावर -9 मीटर। 1 पिकोमीटर बराबर 10 के पावर -12 मीटर। ठीक है, 1 किलोमीटर बराबर 10 के पावर 3 मीटर। 1 मेगामीटर बराबर 10 के पावर 6 मीटर। 1 गीगामीटर बराबर 10 के पावर 9 मीटर। 1 टेरामीटर बराबर 10 के पावर 12 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए 140 कहता है यदि किसी वस्तु को उसकी लंबाई से 3 गुना ऊपर उठाया जाए और उसका द्रव्यमान 3 गुना कर दिया जाए तो स्थितिज ऊर्जा का अनुपात क्या होगा। तो देखिए Pe1/Pe2 ये हो जाएगा mgh/3 mg/3h, तो ये हो जाएगा 1/9, सी ऑप्शन। नेक्स्ट 141 परम शून्य क्या है। तो डी ऑप्शन। तो देखिए परम शून्य वह तापमान है जिस पर एक आदर्श गैस का दबाव शून्य होगा, यह मानते हुए तब तक गैस बनी रहती है। परम शून्य वह न्यूनतम संभव तापमान है जहां किसी पदार्थ में ऊष्मा ऊर्जा अनुपस्थित होती है। परम शून्य को 0 केल्विन तापमान के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, परम शून्य पर कणों में कंपन की गति नहीं होती है। 142 नंबर है, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस पर आधारित है। ए ऑप्शन, ऊर्जा संरक्षण पर। ऊष्मागतिकी का पहला नियम जो ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। नेक्स्ट फिर है कि 2 बल एक पिंड पर कार्य कर रहे हैं, शरीर को संतुलन में रहने के लिए बलों को होना चाहिए। 143 का होगा ए ऑप्शन, परिमाण में समान और दिशा में विपरीत होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फिर है कि जल निकायों में फास्फेट उर्वरकों को मिलाने से होता है। 144 का ए ऑप्शन, यानी शैवाल की बढ़ी हुई वृद्धि। जल निकायों में फास्फेट उर्वरकों को मिलाने से शैवाल की वृद्धि होती है। ठीक है, क्या होती है तो वृद्धि होती है। किसी जलाशय को पोषक तत्वों से समृद्ध करना सुपोषण कहलाता है। वायुमंडल की निचली परतों में प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की सीमा प्रबल होती हैं। तो सी ऑप्शन, 300 nm से अधिक। ठीक है, वायुमंडल की निचली परतों में 300 nm से अधिक तरंगदैर्घ्य का प्रकाश मौजूद होता है और यही कारण है कि जमीनी स्तर पर आमतौर पर ओजोन का निर्माण नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए 146 निम्नलिखित में से किस वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरण की दक्षता अधिकतम होती है। तो 146 का होगा सी होगा, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरण की दक्षता अधिकतम होती है। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर की 99% के मान के साथ बाकी की तुलना में अधिकतम दक्षता होती है। ठीक है, अब देखिए कि स्प्रे टावर की दक्षता 90% होती है और गीला चक्रवाती स्क्रबर की क्षमता 95% और डायनेमिक प्रिसिपिटेटर की दक्षता 95% होती है, 95। नेक्स्ट फिर है कि मध्यम कठोर जल के लिए कैल्शियम कार्बोनेट का स्तर क्या है। सी ऑप्शन, तो कठोरता 50 से 100 ppm के बीच है। ठीक है, तो मध्यम कठोर जल के लिए मामले में कठोरता 50 से 100 ppm के बीच होता है। मीठा सॉफ्ट के लिए 75 होता है और मध्यम कठोर के लिए 76 से 150 और कठोर का होता है 151 से 300। जल की अस्थायी कठोरता को उबालकर दूर किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट और जल का अस्थायी कठोरता कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के कारण होता है। 148 एक कार के ड्राइवर को अचानक अपने सामने एक चौड़ी दीवार दिखाई देता, उसे क्या करना चाहिए। तो ए ऑप्शन, तेज़ी से ब्रेक लगाना चाहिए। ठीक है, एक कार के ड्राइवर को अचानक अपने सामने एक चौड़ी दीवार दिखाई देता है, उसे तेज़ी से ब्रेक लगाना चाहिए। फिर निम्नलिखित में से कौन सी गैसीय और कणीय दोनों प्रकार के संदूषकों को हटाता है। तो 149 का यदि देखें तो ए ऑप्शन, यानी वेंचुरी स्क्रबर। ठीक है, वेंचुरी स्क्रबर गैसीय और कणीय दोनों प्रकार के संदूषकों को हटाता है। 150 से प्रोटीन संश्लेषण में सही क्रम है। तो 150 का होगा बी ऑप्शन, क्या होगा बी ऑप्शन, यानी DNA RNA अमीनो अम्ल और प्रोटीन्स। ठीक है, तो प्रोटीन संश्लेषण में सही क्रम है DNA RNA अमीनो
अम्ल और प्रोटीन्स। तो प्रोटीन संश्लेषण में इस प्रकार को सूचनाओं का केंद्रीय सिद्धांत या सेंट्रल जो है डोगमा कहते हैं। राइबोसोम से प्रोटीन का निर्माण ट्रांसलेशन है। डीएनए और आरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन है। आरएनए और डीएनए का बना रिजर्व ट्रांसक्रिप्शन है। ठीक है, डीएनए और आरएनए निम्नलिखित है। देखिए तो डीएनए में शर्करा डीऑक्सी राइबोज होता है और आरएनए में शर्करा राइबोज होता है। डीएनए में बेस एडेमीन, ग्वानिन, थाइमीन और साइटोसिन होता है। आरएनए में थाइमीन के यूरेसिल नामक बेस होता है। ठीक है, डीएनए मुख्यतः केंद्रक पाया जाता है। आरएनए में मुख्य रूप से साइटोप्लाज्म पाया जाता है और डीएनए आनुवंशिक गुणों का वाहक है। आरएनए जो है प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।